अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पीरज़ादा इन वॉशिंगटन। डेवलपमेंट्स तो पाकिस्तान के हवाले से और दुनिया के हवाले से बहुत हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट इस वक्त डेवलपमेंट वो है जो गार्डियन अखबार की स्टोरीज छपने के बाद से जो डिबेट शुरू हुई है पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, दुनिया भर के ज़राए इब्लाग में। और मुझे बहुत शक है कि बहुत जल्दी ये एक इंटरनेशनली डिस्कस्ड डेवलपमेंट होगी जिस दुनिया के हर कैपिटल में और हर इंटेलिजेंस एजेंसी और हुकूमत को इसे डिस्कस करना पड़ेगा। ये डेवलपमेंट वो है जो एक दिन पहले बरतानिया के बड़े अखबार लेफ्ट ऑफ द सेंटर अखबार दी गार्डियन ने एक स्टोरी पब्लिश की। बहुत बड़ी स्टोरी, अभी मैं स्क्रीन शेयरिंग करके आपको ये सारी स्टोरीज दिखाता हूँ, जिसमें दावा किया गया कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों ही के अननेम्ड इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स के साथ गार्डियन के कॉरस्पॉन्डेंट्स ने बातचीत की है, जिन्होंने ये कंफर्म किया है कि हिंदुस्तान ने गुज़िश्ता 3 या 4 बरस में तकरीबन 20 लोगों को, जो सिख भी हैं और जो कश्मीरी कॉज से आइडेंटिफाई जो एक्टिविस्ट हैं, ये मिलिटेंट हैं, उन्हें असैसिनेट किया है, कत्ल किया है पाकिस्तान की जमीन के ऊपर। और हिंदुस्तान के इंटेलिजेंस ऑफिसर्स ने भी, 2 अननेम्ड इंटेलिजेंस ऑफिसर्स ने गार्डियन को ये कंफर्म किया, और पाकिस्तान से भी 2 अननेम्ड इंटेलिजेंस ऑफिसर्स ने इसे कंफर्म किया। अब मैं अभी आपको स्क्रीन शेयरिंग दिखाता हूँ, लेकिन पहले मैं आपको ये बताऊं कि जब ये स्टोरी आई तो मैं फौरी तौर पर इसके ऊपर कोई कमेंट या एनालिसिस नहीं करना चाहता था। मैं ये देखना चाहता था कि इसके ऊपर पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस या पाकिस्तान की मिलिट्री इसके ऊपर किस तरह से रद्द-ए-अमल करती है, और पाकिस्तान की मीडिया में इसके ऊपर क्या डिस्कशन होती है। अब पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस इस हवाले से एक बहुत स्ट्रॉन्ग अपना रिएक्शन दे चुका है। पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस ने दुनिया से, मगरबी दुनिया से ये मुतालबा किया है कि हिंदुस्तान जो कुछ कर रहा है उसे बहुत उसको उसको उसके ऊपर एक रिएक्शन और रद्द अमल की ज़रूरत है। और पाकिस्तान के मीडिया के अंदर भी इसके ऊपर डिस्कशन हुई है, और बहुत से लोगों ने इस पर डिस्कशन किया है, जो मैं देखना चाहता था कि क्या डिस्कशन करते हैं। तो अभी मैं आपको सबसे पहले स्क्रीन शेयरिंग करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ये नहीं है, सबसे पहले ये है। देखिए, इंडियन गवर्नमेंट ऑर्डर्ड किलिंग्स इन पाकिस्तान, इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स क्लेम। ये मैं स्क्रीन शेयरिंग आपके साथ इसलिए कर रहा हूँ कि जाहिर है आप में से बहुत से लोग इसका सुन चुके होंगे, पाकिस्तानी अखबारात ने इसे रिप्रोड्यूस किया है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि इस डिटेल स्टोरी को आप खुद भी पढ़ें, और इसको पढ़ना जो है वो बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ही लंबी डिटेल स्टोरी है, इसमें तमाम तफसीलात जो हैं वो मौजूद हैं। लेकिन अब बात यहीं तक नहीं है। इसके बाद अगले दिन, अब से चंद घंटे पहले, गार्डियन ने एक दूसरी स्टोरी निकाली है, जिसमें गार्डियन ने यह दावा किया है, इंडिया अपीयर्स टू कंफर्म एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स इन पाकिस्तान। इसमें गार्डियन अखबार ये कहता है कि हिंदुस्तान के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जो हैं, उन्होंने एक टीवी प्रोग्राम के अंदर ये कहा है कि हाँ, हिंदुस्तान ये हक रखता है। और इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि इससे पहले हिंदुस्तान की जो फॉरेन ऑफिस है, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कहते हैं, उसने गार्डियन की स्टोरी को रद्द कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था, और उन्होंने अपने जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, उनकी एक पिछली स्टेटमेंट को उन्होंने एम्फसाइज किया, जिसमें एस जयशंकर ने कहा था कि हिंदुस्तान एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स में और किसी और मुल्क के अंदर जाकर इस किस्म की असैसिनेशंस करना हिंदुस्तान की पॉलिसी नहीं है। अब हिंदुस्तान के फॉरेन ऑफिस को रद्द करते हुए हिंदुस्तान के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जो हैं, उन्होंने एक टेलीविजन प्रोग्राम में ये कहा है कि हाँ, हिंदुस्तान ये हक रखता है, और अगर हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान के इंटरेस्ट को कोई मिलिटेंट कार्रवाई करते हैं और वो किसी और फॉरेन सॉइल के अंदर जाके छुप जाते हैं, तो हम उनके ऊपर हमला करना और उनको खत्म करना जो है उसका हक रखते हैं। सो इन अदर वर्ड्स, उन्होंने इनडायरेक्टली इसे वेरीफाई कर दिया। और ये गार्डियन ने इसके हवाले से पूरी स्टोरी है, इसको आप तफसील से देख सकते हैं, ये खासी लंबी 1 सेकेंड स्टोरी है। लेकिन इस स्टोरी के अंदर, जो गार्डियन की स्टोरी मैं आपको दिखा रहा हूँ, इंडिया अपीयर्स टू कंफर्म एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स इन पाकिस्तान, इसमें गार्डियन ने यह भी कहा है कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने थर्सडे के दिन, एक दिन पहले, एक इलेक्शन रैली के अंदर उन्होंने ये कहा कि हमने दूसरे मुल्कों के अंदर जाकर, अब ये ऐसा हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान, वो हमेशा जब बात करते हैं तो बड़ी तरीके से करते हैं, उन्होंने कहा कि अब ये ऐसा ताकतवर हिंदुस्तान है, ये नडर हिंदुस्तान है, जो दूसरे मुल्कों के अंदर जाके हिंदुस्तान के दुश्मनों को टारगेट कर सकता है। अब इसके बहुत से मतलब हो सकते हैं। पुलवामा की स्ट्राइक के बाद उन्होंने बालाकोट में स्ट्राइक की, पुलवामा की दहशतगर्दी के बाद वो उस तरफ भी इशारा कर सकते हैं, लेकिन गार्डियन ने उसका यही मतलब निकाला है कि वो ये कह रहे हैं कि हम घुस के लोगों को मार सकते हैं, और एक तरह से हिंदुस्तान के डिफेंस मिनिस्टर और हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर दोनों ने इसे जो है वो कंफर्म कर दिया। अच्छा, अब मैं आपको ये एक और दिखा दूं। देखिए, ये
इंडियन नेटवर्क ऑफ एक्स्ट्रा टेरिटोरियल किलिंग ग्लोबल फिनोमेना नीड्स कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स, जिसमें पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने इस हवाले से अपनी प्रेस टॉक की है और उसमें उन्होंने बेसिकली अब पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस को तो गार्डियन की स्टोरी पे एक रिएक्शन और रद्द-ए-अमल देना ही था और यहाँ वो मजबूर हो गए हैं। उन्होंने एक रिएक्शन और रद्द-ए-अमल यहाँ पर दिया है जिसमें कहा है कि एक कोऑर्डिनेटेड ग्लोबल रिस्पांस चाहिए और उसमें उन्होंने जो कनाडा में एक सिख की किलिंग हुई थी 2023 में ही, तो उसकी तरफ चंद महीने पहले, और इसी तरह से जो बरतानिया में भी ऐसा इल्ज़ाम लगा, फिर अमेरिका में गिरफ्तारी बाकायदा हो गई एक इंडियन रिलेटेड एजेंट की, जहां एक सिख एक्टिविस्ट जो है उसको मारने की कोशिश की गई। इन तमाम चीज़ों को उन्होंने रिलाय किया। ये मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं, इस चैनल पे आप मुझे ज़रूर ज्वाइन करें। दिस इज़ ये जो चैनल है, और अभी मैं बहुत जल्दी इन्हीं तमाम इश्यूज के हवाले से और अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में एक इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स के साथ एक डिबेट जो है वो भी मैं ऑर्गेनाइज करूंगा। मैं चाहता हूं कि आप मुझे यहाँ ज्वाइन करें। बहुत से ऐसे इश्यूज हैं जिन्हें उर्दू में आप डिस्कस कर ही नहीं सकते क्योंकि आपको वो रेलिवेंट एक्सपर्टीज जो है वो नहीं मिलती। जहाँ मैं स्टॉप शेयरिंग करता हूँ और मैं वापस आ जाता हूँ। अब मेरे पास बहुत से पॉइंट्स हैं, मैं इसके हवाले से चलना चाहता हूँ ताकि हम अपना रास्ता कहीं खो ना दें इसके दरमियान में। देखिए, आपको मैंने अच्छा, अब पहला बात यह है कि ये जो गार्डियन की स्टोरी है जो जो छपी है, ये किसका इनिशिएटिव है? गार्डियन ने हिंदुस्तान के इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स के साथ भी बात की और पाकिस्तान के इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स के साथ भी बात की है। और जो हमारे सामने ट्रेडिशन बड़ा क्लियर है कि जब भी न्यूयॉर्क टाइम्स में ऐसी बहुत सी स्टोरीज छपती हैं जहां वो कहते हैं दी अननेम्ड इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स ने ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी न्यूयॉर्क टाइम्स को ब्रीफ किया है। लेकिन ये अंडरस्टैंडेबल है, चूंकि मैं हूं भी यहाँ पे तो मुझे इसका मुलाकात होती है लोगों से। ये अंडरस्टैंडेबल है कि जब भी अननेम्ड इंटेलिजेंस ऑफिशियल न्यूयॉर्क टाइम्स से या वॉशिंगटन पोस्ट से बात करते हैं तो उनको एक अप्रूवल होता है अपने डिपार्टमेंट का। अदरवाइज इतना लुक नहीं पड़ी हुई, इतना इनडिसिप्लिन नहीं है कि सीआईए के ऑफिशियल्स या एफबीआई के ऑफिशियल्स, स्पेशली सीआईए के ऑफिशियल्स जो हैं वो खुद से ही जाके न्यूयॉर्क टाइम्स को स्टोरीज देते हैं। इसका मतलब है कि न्यूयॉर्क टाइम्स को स्टोरीज दी जाती हैं, एक डिसीजन होता है कि आपने उसको लीक करना है। अब यहाँ पर दो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं, एक हिंदुस्तान का पर्सपेक्टिव, एक पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव। जहन दिलाना बहुत जरूरी है कि 19 अप्रैल से हिंदुस्तान के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्शन शुरू हो रहा है, 19 अप्रैल से 1 जून तक। और वैसे तो आम तमाम एक्सपर्ट्स यही समझते हैं, उसमें आम राय यही है कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उनकी पार्टी की पोजीशन बहुत मुस्तहकम है। वो एक्सपेक्ट करते हैं कि पहले जहां उनके हाउस में 303 या 313 उनकी सीटें हैं, वो उसको बढ़ाकर जो है 400 तक ले जाना चाहते हैं अलॉन्ग विद द होल अलायंस ऑफ एनडीए, और खुद वो सीटें इनफरादी तौर पे 350 ले लेंगे। लेकिन गुज़िश्ता कई हफ्तों में ऐसी बहुत सी चीज़ें हुई हैं हिंदुस्तान में, जिस तरह से कांग्रेस की पार्टी के फंड्स जब्त कर लिए गए हैं, जिस तरह से दिल्ली के चीफ मिनिस्टर, सिटिंग चीफ मिनिस्टर जो हैं, ये पहली दफ़ा गलबन हुआ है कि अरविंद केजरीवाल को जिस तरह से एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट ईडी ने वहाँ उनको गिरफ्तार कर लिया है। इन तमाम चीज़ों को देख के बहुत से एनालिस्ट हिंदुस्तान के अंदर भी ये महसूस करते हैं कि शायद नरेंद्र मोदी की जो हुकूमत और बीजेपी अंडर प्रेशर है कि उनको इस इलेक्शन से पहले बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में बहुत से लोगों को ये खतरा था कि शायद हिंदुस्तान पाकिस्तान के साथ बॉर्डर्स पे कुछ ना हो जाए, कश्मीर वगैरह में। फॉर्चुनेटली ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये जो स्टोरी छपी है गार्डियन में, इसमें थोड़ा सा भी अगर गौर करें तो ये शक तो गुजरता है कि हिंदुस्तान, यानी एक तरफ तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इसको डिनाई किया है, लेकिन आपको क्लियरली जब इसको सपोर्ट करते नजर आते हैं हिंदुस्तान के डिफेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर, तो इस शक में खासी तकवीत होती है कि ये गार्डियन की स्टोरी का इनिशिएटिव जो है वो इंडियन इंटेलिजेंस से आया है, जिन्होंने इलेक्शन से पहले, और इसको ज़ाहिर है पॉलिटिकल अप्रूवल होगा, हिंदुस्तान की जो की इंटेलिजेंस, एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, वो प्राइम मिनिस्टर की डायरेक्ट सुपरविजन में काम करती है। पाकिस्तान की तरह की लुट नहीं है कि उनका प्राइम मिनिस्टर का कंट्रोल ही ना उसके ऊपर। तो यहाँ पर लगता है कि प्राइम मिनिस्टर की पॉलिटिकल ज़रूरत है, और गार्डियन की जो स्टोरी है वो हिंदुस्तान की प्राइम मिनिस्टर और उनकी पार्टी की सियासी रिक्वायरमेंट्स इलेक्शन से पहले पूरी करती नजर आती है। ये चीज़ तो बड़ी इसमें आपको क्लियर ये शक आता है। पाकिस्तान में पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑफिशियल ने बात की है, उनका तो एक पॉइंट ऑफ व्यू इस हद तक ठीक है कि वो ये बताना चाहते हैं और दुनिया के सामने लेकर आना चाहते हैं कि हाँ, हमारे यहाँ इस किस्म की किलिंग्स हुई। लेकिन यहाँ पर बड़े क्वेश्चंस जो हैं वो उठ जाते हैं, बड़े मुश्किल किस्म के। क्वेश्चन ये है कि ये जो किलिंग्स पाकिस्तान में हो रही हैं, क्या ये किलिंग्स पाकिस्तानी सिस्टम की टोटल इनकॉम्पिटेंस है? ये यहाँ किसी तरफ से एक टैसिट अप्रूवल है कि आप इन लोगों को, जो पहले पाकिस्तान के अपेरेंटली एलिजिडली एसेट रहे हैं, सिख कॉज के हवाले से, सिख मिलिटेंट्स हैं, या कश्मीर के कॉज के हवाले से, इनको आप पाकिस्तान की सॉइल में इरेडिकेट कर सकते हैं?
ये मैं टैसिट अप्रूवल की बात क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज पॉलिटिकल साइंस के लिटरेचर के अंदर टैसिट अप्रूवल का कॉन्सेप्ट जो है वो खासा डेवलप्ड है। इनफैक्ट 1994 की बहुत मशहूर हॉलीवुड की फिल्म है जिसका नाम था क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर। क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर, इसके लीड कैरेक्टर हैरिसन फोर्ड है। इसकी स्टोरी ये है कि कोलंबियन ड्रग कार्टेल अमेरिका के प्रेसिडेंट के एक दोस्त को, जो खुद गालिबन ड्रग की स्मगलिंग में मुलव्वस था, उसे एक हाई सीज के ऊपर उसे असैसिनेट कर देते हैं, कत्ल कर देते हैं। अमेरिका के सदर को उस वक्त बड़ी तैश आता है, बहुत गुस्सा आता है, और सीआईए को कहा जाता है कि कोलंबियन ड्रग कार्टेल को सजा दी जाए, उनको निशाना बनाया जाए। सो आई थिंक 20-22-25 अमेरिकन जो ट्रेन कमांडोज होते हैं उन्हें सीआईए जो है लेती है और उन्हें इंट्रोड्यूस करती है, और एक एक करके कोलंबियन जो ड्रग कार्टेल होता है, ये कोलंबियन माफिया जो ड्रग्स का है, उसको वो मारना शुरू कर देते हैं। लेकिन इन दी प्रोसेस कोलंबियन ड्रग कार्टेल को ये पता चल जाता है कि ये जो हमें मार रहे हैं ये कोई ऐसे ही नहीं है, ये अमेरिकन ट्रेन कमांडोज हैं, और ये अमेरिका के प्रेसिडेंट ने हमारे ऊपर ये सारा छोड़ा है मलबा। और उनको ये समझ आ जाती है कि इसमें अमेरिकन कांग्रेस का अप्रूवल नहीं है और ये एक एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एक्शन किया जा रहा है प्रेसिडेंट के। तो वो प्रेसिडेंट को ब्लैकमेल करते हैं, और जब प्रेसिडेंट को ब्लैकमेल करते हैं तो प्रेसिडेंट ब्लैकमेल में आके सीआईए के एक धड़ा सीआईए का लड़ा होता है कोलंबियन जंगल के अंदर, और दूसरे धड़े को ये परमिशन दी जाती है कि आप अमेरिकन जो सोल्जर्स हैं, कमांडोज हैं, उनकी लिस्ट जो है वो दे दें कोलंबियन ड्रग कार्टेल को, और वो लिस्ट और लोकेशन उनको दी जाती है, जिसकी बेसिस पे कोलंबियन ड्रग कार्टेल जो है वो एक एक करके अमेरिकन कमांडोज को टारगेट करता है। ये बहुत देखने वाली फिल्म है, क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर, 1994 की मूवी है। आप इसको जरूर देखें। और लेकिन ये खाली मूवी ही नहीं है, इस हवाले से बहुत कुछ अदरवाइज भी लिखा जा चुका है। तो पाकिस्तान से सवाल ये पैदा होता है कि ये एक शेयर इनकॉम्पिटेंस है कि 3-3.5 साल से हिंदुस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी मुख्तलिफ किस्म के लोगों को हायर करके पाकिस्तान में, पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी के अपेरेंटली जो पिछले एसेट्स हैं कश्मीर के हवाले से, सिख कॉज के हवाले से, उन्हें टारगेट कर रही है। या ये है कि ये एक इतनी शेयर इनकॉम्पिटेंस है सिस्टम की, जिसमें पाकिस्तान की प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी जो है उसको पाकिस्तान के सिस्टम के ऊपर सिरे से कंट्रोल ही नहीं है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जिसकी अहमियत को आप नज़रअंदाज स्टेज के ऊपर नहीं कर सकते। अब इनकॉम्पिटेंस के हवाले से अगर हम देखें तो इसका मतलब ये है कि हम लूज कंट्रोल, हम तो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी अपने ही सिस्टम पे और उसकी जो फ्रंटियर्स हैं, एंट्री एग्जिट है, उस पर कंट्रोल लूज कर रही है। अब जब आप ये देखते हैं कि पिछले कई दिनों से क्या यहाँ पे तमाशा चल रहा है कि रेशमा जो है वो पूरे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, लाहौर हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को खत भेज रही है। रेशमा और उसकी बहन जो है वो लोकेट नहीं हो रहे, सीसीटीवी कैमरे काम नहीं कर रहे। इससे आपको पता चलता है कि जब अपने छोटे छोटे मकासद को हासिल करने के लिए आप सिस्टम के कमज़ोर कर देते हैं सिस्टम को, तो सिस्टम कोलैप्स करने लग जाता है। यह मुमकिन है कि आपने सिस्टम को इतना कमज़ोर कर दिया है कि अब लोग बाहर से भी बैठ के, क्योंकि जो गार्डियन की स्टोरी है उसमें पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स को कोट करके कहा गया है कि हिंदुस्तानी इंटेलिजेंस ने कि जितने भी ऑपरेशन किए हैं ये उन्होंने दुबई के ज़रिए और यूएई के ज़रिए किए हैं, और मुख्तलिफ पाकिस्तानी क्रिमिनल्स को, ये गरीब लोगों को उन्होंने बहुत से पैसे दिए हैं। फॉर इंस्टेंस मुख्तलिफ किसी एक शख्स को जो एक कश्मीरी मिलिटेंट है जिसका गालिबन किसी हाईजैकिंग से ताल्लुक था, उसको मारने के लिए 15 लाख रुपए पाकिस्तानी दिए गए हैं, और ज़ाहिर है गरीब लोगों के लिए ये बहुत पैसे हैं। इस तरह की सारी डिटेल्स पाकिस्तानी अननेम्ड ऑफिशियल्स को कोट करते हुए गार्डियन ने अपनी स्टोरी के अंदर की। तो एक तो सिस्टम आपका जो है वो लूज होता चला जा रहा है, लेकिन आप जो खुद गेम्स खेल रहे हैं इसके अंदर, अब ये खतों वाली कहानी देख लें, खुद गेम्स आप खेल रहे हैं उससे भी सिस्टम जो है वो बहुत ज्यादा कमजोर जो है वो हो रहा है। अच्छा, फिर इस चीज को भी नोट करें कि गुज़िश्ता 25 महीनों के अंदर पाकिस्तान का सारा जो सिक्योरिटी एपरेटस है, इंटेलिजेंस के इदारे हैं, पुलिस है, पुलिसिंग सिस्टम है, वो टारगेट कर किसको रहा है? पिछले पूरे 25 महीनों से टारगेट में सियासतदान हैं, सियासी वर्कर्स हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, उनके घर वाले हैं, खानदान हैं, लड़कियां हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं। सियासतदानों की फिल्में बन रही हैं, वीडियोस बन रही हैं, जजेस की वीडियोस बन रही हैं, ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है, उनको आप ब्लैकमेल कर रहे हैं। आप जर्नलिस्ट के पीछे पड़े हुए हैं। एक खुल्लम खुल्ला इल्ज़ाम है कि पाकिस्तान के सबसे प्रोमिनेंट और मोतबर जर्नलिस्ट अरशद शरीफ को कत्ल करने में पाकिस्तान के इदारों का रोल है, जो कीनिया में कत्ल किया गया। और भी लोगों को थ्रेटन किया जा रहा है। तो सिस्टम जो है उसने अपना बैलेंस जो है वो बिल्कुल लूज कर दिया है। सिस्टम की प्रायोरिटीज इतनी बुरी तरह से मुतासर हो चुकी हैं कि सिस्टम की अपने आप को बैरूनी अनासर से डिफेंड करने की जो सलाहियत और एबिलिटी है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। लेकिन ये जो सारी सूरत हाल डेवलप कर रही है इसकी बड़ी सीरियस ग्लोबल इम्प्लीकेशंस हैं। और इसका ये ऐसे ही नहीं ठहरेगा चीज़, इसके ऊपर अब बड़ी कंसिडरेशन होगी। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्यों। गार्डियन की स्टोरी ये कहती है कि इंडियन इंटेलिजेंस ऑफिसर्स ने गार्डियन को ये बताया है कि उन्होंने ये इंस्पिरेशन ली है इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद से और केजीपी से। केजीपी मसलसल इस किस्म की किलिंग्स कर रही है जो अमेरिका के अखबारात में, बरतानिया में छप रहे हैं, उन पर बहुत सारे इल्ज़ाम है। और वो ये कहते हैं कि जिस तरह से जमाल खशोगी को तुर्की में कत्ल किया गया, उससे भी
बाकायदा उसकी डिस्कशन हुई और बाकायदा वो अकॉर्डिंग टू गार्डियन, मुझे यकीन नहीं आता लेकिन अकॉर्डिंग टू गार्डियन इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज का ये कहना है कि ये चीज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उनकी पूरी कैबिनेट के सामने डिस्कस हुई और उन्होंने कहा कि जमाल खशोगी की कत्ल से हमारे लिए क्या लर्निंग आउटकम है। अगर सऊदी ये कर सकते हैं, अगर इसराइली इस किस्म की चीज़ें कर सकते हैं, केजीबी कर सकती है, तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो उसके बाद एक पूरा प्रोसेस इनिशिएट किया गया कि वो तमाम ऐसे अनासर जो हिंदुस्तान में दहशतगर्दी करा रहे हैं या मिलिटेंसी करवा रहे हैं और हिंदुस्तान की सॉइल के बाहर उनको पनाह मिली है, उन्हें वर्ल्ड वाइड जाके आप टारगेट करें। इस पूरे प्रोसेस के अंदर जो एक बहुत बड़ा खतरा है वो ये भी है कि जब आप इस किस्म की किलिंग करते हैं तो प्रोसिक्यूशन, जज, जूरी और एक्सिक्यूशन, उसको आप एक एंटिटी के अंदर या एक शख्स में या एक एंटिटी, एक इदारे में उसको आप इकट्ठा कर देते हैं। और जो रूल ऑफ लॉ का पूरा कॉन्सेप्ट है, जो डोमेस्टिक म्यूनिसिपल लॉ भी है, जो इंटरनेशनल भी है, वो ये कि ये तमाम एंटिटीज अलग से होंगी, प्रोसिक्यूशन अलग होगी, जज अलग होगा, एक्सिक्यूशन अलग होगी, ज्यूरी अलग होगी सिस्टम्स में, लेकिन यहाँ आपने उसको कंबाइन कर दिया। अब इसमें देखने की बात है कि इंडियन इस हिसाब से बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि जो इंडियन इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स ने गार्डियन को बताया है कि ये सारा गंद जो है इसको सबसे पहले इसराइल ने शुरू किया, अमेरिका ने बर्दाश्त किया। शुरू में तो इसराइल और अमेरिका जो है वो ऐसे उनके तमाम जितने भी टारगेट्स उन्होंने किए, खास करके इसराइल ने जो किए, वो सारे के सारे वो मिलिटेंट्स थे जिनके बारे में इसराइल के पास बहुत लंबी एक रिपोर्ट उड़ाई थी कि उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे इसराइली टारगेट्स को अटैक किया। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इस सिलसिला शुरू हो गया कि इसराइल ने पहले ये किया कि उसने मुख्तलिफ पैलेस्टीनियन प्रोपेगेंडिस्ट्स को भी टारगेट करना शुरू कर दिया, जिनका ये था कि ये मुख्तलिफ किस्म की कोऑर्डिनेशन करते थे और डायरेक्टली इसराइल के खिलाफ टेररिज्म में इन्वॉल्व नहीं थे। अमेरिका ने ज़्यादातर मिलिटेंट्स को टारगेट किया, लेकिन प्रेसिडेंट ओबामा के दौरे हुकूमत के अंदर यमन के अंदर एक बाप बेटे को भी टारगेट किया गया, जिनके बारे में न्यूयॉर्क टाइम्स ने बड़ी प्रोटेस्टिंग स्टोरीज लिखी थी कि ये बिल्कुल एक आउट ऑफ द वे जाके चीज़ कर दी गई है, बिकॉज ये मिलिटेंट नहीं थे, ये सिर्फ प्रोपेगेंडिस्ट थे और प्रोपेगेंडिस्ट को मारने का भी एक प्रोसेस जो है यहाँ पे शुरू कर दिया गया। अब इंडियंस ने, जो उनके ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि पाकिस्तान में उन्होंने उन्हीं ऑफिशियल्स को टारगेट किया है, उन्हीं लोगों को टारगेट किया है जो सिख या कश्मीरी कॉज के मिलिटेंट थे और हिंदुस्तान के खिलाफ मिलिटेंट एक्टिविटी करते थे। लेकिन कनाडा के अंदर जिस सिख को टारगेट किया गया और अमेरिका में जिस सिख को टारगेट करने का प्लान था, इनके बारे में कोई ऐसी क्रेडिबल एविडेंस नहीं है। हिंदुस्तान ने जरूर अपने कवानीन में उनके खिलाफ फैसले किए हुए हैं, लेकिन यहाँ कोई ऐसी एविडेंस नहीं थी कि ये दर हकीकत हिंदुस्तान के खिलाफ फिजिकल काइनेटिक एक्टिविटी करते थे। सो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये अब मगरब के लिए, अमेरिका के लिए, वेस्ट के पूरे सिस्टम के लिए, अच्छा अभी तक बरतानिया ने और यूरोपियन यूनियन के किसी मुल्क ने इस किस्म की कोई चीज़ नहीं की है। वो इंटरनेशनल रूल ऑफ लॉ को अवॉइड कर रहे हैं। अमेरिका के लिए, पूरे वेस्ट के लिए अब एक बहुत ही बड़ा चैलेंज यहाँ पे खड़ा हो गया है, बिकॉज ये टोटल कयास की सूरत हाल हो गई। कहीं इसराइल कर रहा है, कहीं सऊदी अरब कर रहा है, कहीं पाकिस्तान कर रहा है, कहीं इंडिया कर रहा है। अब ये ऐसी सूरत हाल है कि ये जब तक इस सूरत हाल के ऊपर सीरियस डिस्कशन नहीं होगी बिटवीन द मेजर पावर्स, ये टोटल कयोटिक सिचुएशन जो है डेवलप कर जाएगी। और बदकिस्मती से चूंकि ये अमेरिका और इसराइल ने शुरू की है, उन्हें इस डिस्कशन को लीड करना पड़ेगा। इसकी बड़ी इम्प्लीकेशंस हैं, इसको आप इतना यानी ये ना सोचें कि ये मैं कह रहा हूँ दिमाग एक दीवाने के ख्वाब की तरह मैं बात कर रहा हूँ, ये डेफिनेटली होगा। अच्छा अभी इसमें, क्योंकि इसमें एक और भी चीज़ नोट करें, इसमें ठीक है कि यूके और यूरोप यूनियन के ममालिक ने ऐसा नहीं किया, इसमें एक और भी नॉन वायोलेटर है जिसको अदरवाइज सब पिन डाउन करना चाहते हैं। पूरा का पूरा जो कानून बनाए जा रहे हैं उसी को रोकने के लिए बनाए जा रहे हैं, लेकिन कोई ऐसी एविडेंस अभी तक नहीं मिली कि चाइना, जो चाइना है, उसने ऐसी कोई चीज़ नहीं की। पावर उनके पास भी बहुत है, ये काम करना मुश्किल नहीं है, पैसा सबसे ज़्यादा उनके पास है, फ्री लिक्विडिटी है, लेकिन उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं है कि उन्होंने वेस्टर्न वर्ल्ड में किसी भी जगह पे किसी को इस तरह से उन्होंने टारगेट किया हो या असैसिनेशन उन्होंने किए हो। सो ये बजाते खुद कि चाइना इस पूरी किलिंग में शामिल नहीं है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ग्लोबल कंसिडरेशन के लिए, और आप देखेंगे कि इसके ऊपर बड़ी बहस जो है वो होगी। अच्छा अब इसको जहन में रखते हुए दो और डेवलपमेंट देख लें जो मैं एक तरह से समझता हूँ कि उनको इनसे अलग नहीं आप करके देख सकते। एक वो डेवलपमेंट है जहां अमेरिका के वजीर खारजा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट टोनी ब्लिंकन जो हैं, उन्होंने पाकिस्तान के वजीर खारजा जनाब इसहाक डार साहब से फ़ोन के ऊपर बातचीत की। इश्यूज तो बहुत से हैं, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, ब्ला 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 ब्ला, लेकिन असल में इसकी सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस है कि पाकिस्तान की हुकूमत को अब अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने फॉर्मली एंगेज जो है वो कर लिया है। दूसरी, और इसके ऊपर मैं मजीद इसके ऊपर थोड़ा सा मैं कमेंट करता हूँ, दूसरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट वो है जहां देखते हैं कि पाकिस्तान के फॉर्म 47 के प्राइम मिनिस्टर जो हैं जनाब शहबाज शरीफ साहब, वो 6 और 7 8 2 दिनों के लिए, 2 ढाई दिनों के लिए वो सऊदी अरब जा रहे हैं, जहां क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से उनकी मुलाकात होगी, जो इस वक्त अब सऊदी अरब के प्राइम मिनिस्टर भी हैं। वो कुछ भी हो सकते हैं, बहरहाल। और शहबाज शरीफ साहब के साथ उनके
फॉरेन मिनिस्टर जनाब इसाक डार साहब, उनके फाइनेंस मिनिस्टर जनाब औरंगजेब साहब, उनके इकोनॉमिक अफेयर्स के मिनिस्टर जिनका नाम मुझे याद नहीं है, उनके डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ, ये सब जा रहे हैं। बहुत बड़ा डेलीगेशन जा रहा है। इस डेलीगेशन की कॉम्पोजिशन से, उसके अलावा वो इबादत भी करेंगे ज़ाहिर है, ईद उल फितर से पहले वहाँ जाके दुआ मांगेंगे। जब भी पाकिस्तानी लीडर्स वहाँ जाते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है साथ खबर में कि वो दुआ भी मांगेंगे, मुक़द्दस मकामात पे जाएंगे। और पाकिस्तानी अवाम जो है वो सऊदी अरब के बादशाह जो है उसके लिए बहुत, उनके लिए इज़्ज़त और एहतराम और मोहब्बत जो है वो उनके अंदर पाई जाती है। ये टोटली एक खालिस्तान इकोनॉमिक एजेंडा लग रहा है जिस किस्म की डेलीगेशन की कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन ये जो इकोनॉमिक असिस्टेंस या पैकेज मांगा जाएगा सऊदी अरब से, विच इज़ पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल आर्किटेक्चर ऑफ द वेस्ट, वो क्या शक्ल इख्तियार करेगा? वो इन्वेस्टमेंट होगी या वो कोई ट्रेड के एलिमेंट्स हैं? क्या उसके अंदर भी एक इंडियन एंगल है? ये एक ऐसा चीज़ है, एक ऐसी चीज़ है जिस पे सोचना जो है वो ज़रूरी है। लास्ट मेरा पॉइंट ये है कि जो ब्लिंकन की कॉल है, ये हुई है प्रेसिडेंट बाइडेन ने जो खत लिखा, जो अपेरेंटली एक इंस्टीट्यूशनल उनके ऊपर प्रेशर था कि उन्हें खत लिखना है। और हमारी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर यह है कि स्टेट डिपार्टमेंट उस वक्त ये खत लिखने को फेवर नहीं कर रहा था, या स्टेट डिपार्टमेंट का ये इनिशिएटिव नहीं था। ये इनिशिएटिव और जगहों से आया। लेकिन खत के अंदर जो एक, उसके पहले पैराग्राफ के अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग उसमें बात है कि पाकिस्तान और अमेरिका जो हैं, पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस है रीजनल और इंटरनेशनल पीस के हवाले से। ये जो ऐसे बुलेट पॉइंट्स हैं जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया है कि इसका क्या मतलब है। इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो नैरेटिव 2018 के बाद शिफ्ट हो गया था एसेंशली इकोनॉमिक मैनेजमेंट, मिसमैनेजमेंट इश्यूज में, पॉवर्टी की तरफ, एनवायरमेंटल इश्यूज पे, कोविड पे रहा, डिजीज पे रहा, हॉस्पिटल्स पे रहा, सेहत कार्ड्स पे रहा। अब इंक्रीजिंगली अगर आप देखें कि पाकिस्तान का नैरेटिव, रोज़ आप अखबार देखें, टीवी देखें, पाकिस्तान का नैरेटिव इंक्रीजिंगली दहशतगर्दी के इशू के हवाले से है। और उसमें इंक्रीजिंगली अफगानिस्तान, तालिबान, हमले हो भी रहे हैं, इवेंट्स हो भी रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि नैरेटिव भी ग्राउंड पे जो है वो चेंज हो रहा है और दोबारा से टेररिज्म जो है वो वापस आ रही है। इतना ही मुझे आपको कहना था। बाकी आप लोग समझदार हैं और मेरे उस इंग्लिश चैनल पे मुझे ज़रूर ज्वाइन कीजिए जिसका मैंने आपको दिखाया। फिर आपसे बात होती है। थैंक यू।